आइए राजेश जी, गुड मॉर्निंग सर, आप भी शुरुआत कीजिए अपनी लॉन्ग टर्म पिक के साथ प्लीज। गुड मॉर्निंग अनिल जी। अनिल जी, लॉन्ग टर्म पीक मेरी रहेगी वो रहेगी कैप्लिन पॉइंट। ये स्टॉक में देखें तो एक करेक्शन के बाद स्टॉक ने एक बेस फॉर्मेशन किया, और अगर हम पिछले 2-3 महीने का डेटा देखें तो स्टॉक ने एक अच्छा बेस बनाया है 280 से 300 की रेंज में। और जिस तरीके का सेटअप है ये स्टॉक में, हमें लगता है कि ये स्टॉक अब यहां से एक अच्छा मूव देने के लिए तैयार है। तो करंट लेवल से और कोई भी डिक्लाइन भी आता है 5-10 रुपए का तो भी इसको ऐड करें, 370-360 की रेंज में इसको बाय करें, 355 का स्टॉप लॉस रखें। और हमें लग रहा है जिस तरीके का इसका सेटअप है, चार्ट स्ट्रक्चर है, वीकली और डेली सेटअप, उसके हिसाब से इसमें जो टारगेट आना चाहिए वो 440 से 460 तक के टारगेट आते हुए दिखना चाहिए। तो कैप्लिन पॉइंट रहेगा लॉन्ग टर्म पिक में बाय करने के लिए एक्सपेरिमेंट करना। ओके, कैप्लिन पॉइंट इस पर खरीदारी की राय आ रही है पालविया साहब की तरफ से, आपके लिए लॉन्ग टर्म पिक है। हमारे एक्सपर्ट से और भी कुछ पिक्स लेंगे, पर उससे पहले एक जल्दी से बिगुल बजाते हैं चार्ट कॉर्नर का राकेश जी कुणाल जी के लिए। बताएं सर, वेदांता पर कॉल है या किसी और स्टॉक पर? नहीं, दीपांशु बिल्कुल ठीक पकड़े हैं आप, सही पकड़े हैं। स्टॉक है वेदांता, मिस नहीं करना चाहिए। बड़े चार्ज पर एक बड़ा ब्रेकआउट है, और इस ब्रेकआउट की खास बात यह है, एक तो 120-122 रुपए के लेवल्स ये शॉर्ट टर्म में दिखाने का दमखम रखता है। और जो छोटे छोटे नुकसान हमने किए हैं, जैसे अभी गोदरेज सीपी में कल कॉल दिया था, उसमें स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है, तो सब छोटे मोटे स्टॉप लॉसेस की भरपाई भी करने का दमखम रखता है। तो वेदांता को खरीदने की राय है। ओवर टू कुणाल जी। देखिए दीपांशु, बहुत ही बेहतरीन ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है, मेटल्स फेवर में है, और वेदांता विशेष रूप से सारे मेटल स्टॉक्स को अगर आप देखें सबसे बेहतरीन चार्ट स्ट्रक्चर है। और यहां पर खरीद करके चलें, यहां पर 112 रुपए 50 पैसे पर एक स्टॉप लॉस रख लें। ऊपर जो पहला टारगेट है वो 123 रुपए का, दूसरा टारगेट 127 रुपए का। तो 123, 127 तक के लेवल्स आपको वेदांता में देखने को मिलेंगे। बाय करके चलें, नॉट टू बी मिस्ट्रेड। टारगेट 125 का, उसके आसपास के टारगेट्स आपने दे दिए हैं। 123 और 127 उस रेंज का बीचों बीच 125 आता है। तो अगर 123 आ गया तो भी मैं बोलूंगा मेरा टारगेट हासिल हो गया, 127 आ गया तो भी मैं बोलूंगा मेरा टारगेट हासिल हो गया। लेकिन इवेंचुअली 125 से 140, 145 तक के रेंज के टारगेट बन सकते हैं अगर डीलिस्टिंग में बात आगे बढ़ती। तो वेदांता लंबे समय के इंतजार के बाद, नींद से सुस्ती के बाद, तो काफी लोग जो मुझे लगातार पूछ रहे थे वेदांता क्या करे, वेदांता क्या करे, वेदांता क्या करे, लीजिए क्या करना है, आ गया ब्रेकआउट जिसका आपको इंतजार था। ब्रेकआउट बंसल जी एकदम पक्के वाला मजबूत ब्रेकआउट है ना ये? अनिल जी बिल्कुल पक्के वाला मजबूत ब्रेकआउट है। बट अनिल जी मेरी एक क्वेरी, अनिल जी जैसे लोग आपसे पूछते हैं तो अनिल जी सिर्फ आपको टैग करते हैं, जब हमसे पूछते हैं तो पता नहीं अनिल जी, मेरे को ऐसा लगता है कि मोदी जी को छोड़ के सबको टैग कर देते हैं। हमारे साथ तो अनिल जी ऐसा होता है। तो आप क्या चाहते हैं, मोदी जी को टैग करवाऊं? नहीं अनिल जी, आपकी कॉल में आपका अनिल जी वो लेवल है, आपकी कॉल में आपसे ऊपर वाले ही टैग होंगे अनिल जी। नहीं ठीक बात है, परफेक्ट। ये देखो सी बंसल जी, जब तक आपका दिल साफ है और आप ईमानदारी से अपना काम करें, देखिए गलतियां तो होंगी, बार बार होंगी। अब देखिए आज जैसे आज मैंने 3 रिजल्ट एनालिसिस किए, तो एक में बहुत अच्छा हुआ, एक में खराब हुआ, एक में जैसा उम्मीद था वैसा हो गया। जैसा आप देखिए एक्सिस बैंक, सब लोगों का कॉन्सेंसस बाय खोलता है, मैंने अकेले ने कहा 480 490 में बेच दीजिए, जहां खुला टॉप, जबकि एडीआर 10% ऊपर है, वहां से नीचे आ गया। फिर आप देखिए एचयूएल, इतने अच्छे रिजल्ट, लेकिन मेरा कॉल गलत हो गया, कल भी गलत हुआ, आज भी गलत हो गया कि 2300 के नीचे, हालांकि 2300 के नीचे ही खुला तो लोगों को नुकसान नहीं होगा, कोई कॉल ले नहीं पाया, इसलिए आज मुझे कोई ट्रोल भी नहीं कर रहा। लेकिन अब यही है। और बजाज फिनसर हम कह रहे थे अच्छे नंबर आएंगे, उम्मीद को मैं 1.5-2%, 1-2% चलकर, ये तो चलता रहेगा मार्केट में। आप कॉल्स देंगे, देखो पानी में उतरेंगे तो रिस्क है, किनारे पे बैठ के तो आराम से मछलियां गिनते रहिए, क्या टेंशन है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। तो आप निश्चिंत रहें, जब तक आपका मन सच्चा है, दिल साफ है, आप पूरी ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं और कॉल्स दे रहे हैं, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। ये लाइफ में ये चलेगा, होता रहेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, आइए जैन साहब, आइए अब आपका पोजिशनल पिक लेने का वक्त है। बताइए सर, कौन सा है आपका स्टॉक?
जो मेरा मीडियम टर्म पिक है वो है अल्ट्रामरीन एंड पिगमेंट्स। एक बेहतरीन कंपनी है, पिगमेंट्स में है, सर्फेक्टेंट्स में है, सारी केमिकल्स कंपनियां वैसे ही, और इनकी कई सारी ब्रांड्स हैं, ये जो नील यूज करते हैं, नीला कलर, और ये सब की ये कंपनी मैन्युफैक्चरर IT एनेबल्ड सर्विसेज में भी है और BPO में भी है। और सबसे बढ़िया बात है, इस कंपनी की वैल्यूएशन बहुत सस्ती लगती है, एक जीरो डेट कंपनी, और 10-11 के P मल्टीपल पे, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड करीब 22 के लगभग, डिविडेंड साथ में देती है, 2.28% का डिविडेंड यील्ड है, बहुत बढ़िया लगता है मुझे। पिछले 3 साल के अगर ग्रोथ बोले तो करीब 23% के लगभग की ग्रोथ है। और सबसे बढ़िया बात है कि मार्च 2019 का जो रिजल्ट था इनका, उसके सामने ऑलमोस्ट डबल्ड इन्होंने प्रॉफिट किया है, और जो OPM है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, जिसको बहुत मार्केट देखता है, वो करीब 25%, जो कि हाईएस्ट एवर था। और मुझे लगता है कि इस कंपनी में अभी भी बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन इस पूरी तेजी के साथ नहीं आया, बहुत आराम से ये कंपनी 270 तक के टारगेट्स के लिए इस कंपनी को यहां से लिया जा सकता है आने वाले 3 से 6 महीने के लिए। तो ये है आपके लिए एक बेहतरीन पिक। इस बीच आप अल्ट्रामरीन, अरे ये तो कुणाल जी राकेश जी ने भी मेरे ख्याल से एक बार दिया था, जहां तक मुझे याद है। एनीवे, अब एक और स्टॉक है 10 की कमाई का, वो ले लेते हैं। 10 की कमाई का स्टॉक देना है मेरे ख्याल से। सुमित जी, आपकी 10 की कमाई का स्टॉक बाकी है ना? हाँ नहीं जी, बाकी है। नहीं, आपका नहीं है। अरे बाकी है तो, अरे सुमित जी के लिए बिल्कुल 10 की कमाई का बाकी है सुमित जी का। बताएं सर। अनिल जी, फार्मा स्टॉक्स में मोमेंटम है। 10 की कमाई के लिए पोजिशनल ट्रेड लेने के लिए फार्मा स्टॉक है। तो यहाँ पे फार्मा स्टॉक में जो स्टॉक मेरे रडार पे आया है उसके अंदर खरीदारी करें। स्टॉक का नाम है कैडिला हेल्थ केयर। कैडिला हेल्थ केयर के अंदर यहाँ पे खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। CNB पे 370 के आसपास खरीदारी करें। कोई भी डिप अगर देखने को मिलता है 360 तक, तो लोअर लेवल पर खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। नीचे में जो मल्टीपल सपोर्ट आ रहे हैं कैडिला हेल्थ केयर के, वो 345 के आसपास है, और स्टॉक पिछले 3 हफ्ते से कंसोलिडेट कर रहा है, और अब लग रहा है कि ये स्टॉक यहाँ से अपसाइड मूव देने को तैयार है। जैसे ही एक बार 382, 384 का लेवल ब्रेक करेगा, 382, 384 का लेवल ब्रेक करेगा, तो शॉर्ट टू मीडियम टर्म के टारगेट होंगे कैडिला हेल्थ केयर में करीब 400, 410 के, और लॉन्गर टर्म टाइम होराइजन के टारगेट होंगे 430 से 440 के। यानी प्रेजेंट लेवल से बहुत ही बढ़िया अपसाइड मूव आने वाले कुछ हफ्तों और कुछ महीनों में देखने को मिल सकता है। जिन्होंने पोजीशंस बना रखी है वो अपनी पोजीशंस को होल्ड करें, फ्रेश खरीदारी करने की सलाह रहेगी। नीचे में 345 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाएं। 345, 348 का सपोर्ट जोन है, और ऊपर में 400 का पहला टारगेट होगा, 440 का दूसरा टारगेट होगा। 400 का पहला टारगेट, 440 का दूसरा टारगेट, ये है आपके लिए कैडिला हेल्थ पर खरीदारी की राय। और आज हम देख भी रहे हैं फार्मा स्टॉक्स बेहतरीन एक्शन में है। अब बिगुल बजा के जान लेते हैं अविनाश जी की 10 की कमाई की रिकमेंडेशन कौन सी है। कुछ ही देर में आज के 2000 कॉल आने की तैयारी में है, उसका इंतजार करेंगे। पर अविनाश जी बताइए, 10 की कमाई के लिए क्या रिकमेंड करेंगे सर? दीपांशु, जो 10 की कमाई का स्टॉक आज है वो कैश काउंटर है, और कंपनी का नाम है अनूप इंजीनियरिंग। ये कंपनी बेसिकली अरविंद लिमिटेड की एक डिवीजन हुआ करती थी, अभी एक सेपरेट कंपनी है, और कंपनी ने बहुत ही दमदार नंबर्स लास्ट ईयर दिखाए, और आगे आने वाले समय में भी अच्छे नंबर्स दिखाने की हमियत रखता है। कंपनी की जो ऑर्डर बुक है वो करीबन 400 करोड़ है। कंपनी ज्यादातर कैपिटल गुड्स और ऑयल एंड गैस स्पेस को केटर करती है। हमको लग रहा है कि करीबन 50 से 55 रुपए की अर्निंग करंट ईयर में आने की उम्मीद है, और इस पॉइंट ऑफ व्यू से वैल्यूएशन बहुत ही सस्ते लग रहे हैं। करीबन हमको लग रहा है कि अगर साल भर का नजरिया ले तो इस स्टॉक में करीबन 525, 550 का टारगेट प्राइस पॉसिबल है। तो एक इन्वेस्टमेंट पिक है, तो इसको डेफिनेटली करंट लेवल्स पे खरीदना चाहिए। रिस्क रिवॉर्ड अभी भी काफी फेवरेबल है। रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, 525, 550 के टारगेट है। अनूप इंजीनियरिंग है स्टॉक पर। बिगुल बजाते हैं अनिल जी के लिए, जान लेते हैं आज के 2000 की रिकमेंडेशन क्या है। बताएं सर। डीप खरीदारी करने की राय, और खरीदारी करनी है आपको बैंक निफ्टी में।
22,775 22,800 की रेंज में इस वक्त स्पॉट लेवल के मैं आपको लेवल्स बता रहा हूं जिस पर आपको नजर रखनी। इनफैक्ट जो फ्यूचर्स हैं, फ्यूचर्स तो और भी डिस्काउंट पर चल रहे हैं। तो बैंक निफ्टी जो प्रीमियम में था, कल आपको याद होगा मैं बात कर रहा था क्लोजिंग में 40-50 पॉइंट की प्रीमियम हो गई, वो प्रीमियम वाला बैंक निफ्टी डिस्काउंट में आ चुका है। तो जो कुछ भी वो मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब है ना, जो उत्साह यूफोरिया वो ठंडा हो गया, करेक्शन हो गया, सही लेवल से वापस बैंक निफ्टी जहां आपको 22,665 का लो बनाया है, एग्जैक्टली 22,600-700 की रेंज में इसको सपोर्ट लेना था, उस सपोर्ट को लेकर वापस से ऊपर जाने को तैयार होता हुआ दिख रहा है। तो बैंक निफ्टी यहां पर आपको खरीदारी करनी है 22,775 22,800 की रेंज में। अगर आप सीधा सीधा फ्यूचर्स खरीद रहे हैं तो 22,600 का स्टॉप लॉस रखें और ऊपर का टारगेट जो आपका बनेगा 22,900, 22,975 और 23,075। ये तीन टारगेट के लिए मिनिमम, इन तीन टारगेट के लिए आपको बैंक निफ्टी में खरीदारी करनी है, पहली चीज। दूसरा तरीका ये कि आप 22,800 का कॉल ऑप्शन खरीद सकते हैं जो आपको 180 माफ कीजिएगा 225 रुपए के आसपास, 220 रुपए के आसपास ये कॉल ऑप्शन ट्रेड कर रहा है। ये कॉल ऑप्शन खरीद लिया 22,800 का। आपका स्टॉप लॉस होगा 190 रुपए के आसपास का, यहां पर स्टॉप लॉस लगाइए। 275, 300, 325 इन तीन टारगेट के लिए आपको कॉल ऑप्शन में खरीदारी करनी है बैंक निफ्टी के। तो मैं आपको फिर से दोहरा दूं, 22,800 का कॉल ऑप्शन आपको खरीदना है 220, 225 रुपए के आसपास, 190 का स्टॉप लॉस लगाना है, 275, 300 और 325 के टारगेट के लिए। मेरे लिए बैंक निफ्टी में जो करेक्शन एक अच्छा चाहिए था वो मिल गया है। ऊपरी स्तर से लगभग 500 पॉइंट का करेक्शन आ चुका है। निचले स्तर से हम लगभग 100-125 पॉइंट ऊपर खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। एकदम परफेक्ट सेटअप है। करेक्शन बीच बीच में तेजी के मार्केट में मिलेंगे, उसका फायदा उठाना है। आप देखिए 11,100 के लो को निफ्टी ने नहीं तोड़ा, निफ्टी भी 50 पॉइंट ऊपर वहां से आ गया है। अभी हरे निशान में भी आपने देखा था। तो लीडरशिप आपको बैंक निफ्टी से आएगी और बैंक निफ्टी ही पहले हरे निशान में लौटता हुआ दिखा है। तो मेरे लिए एकदम परफेक्ट लेवल है खरीदारी करने का। तो ये है आपके लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में अच्छा पॉजिटिव है और बैंक निफ्टी में खरीदारी करने की राय। अब इसमें एक ही चीज है कि थोड़े मार्केट वोलेटाइल रहेंगे, ऊपर नीचे होंगे, वो एक तरफा तेजी से भागने वाला मामला नहीं है। इसलिए आप अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करते चले, या जिनको रिस्क कम रखनी है तो छोटे छोटे 100 पॉइंट पर 75 पॉइंट पर अपने मुनाफे लेते चले या स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चले, वो आपकी स्ट्रेटेजी ठीक रहेगी। लेकिन खरीदने की राय है, बैंक निफ्टी अपना करेक्शन पूरा करके वापस एक बार 23,000 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। जी दीप। बिल्कुल जी, तो तैयार रहिए, 23,000 की तरफ बैंक निफ्टी जा सकता है। स्पॉट में आप खरीदारी कर सकते हैं या फिर 22,800 का कॉल भी खरीद सकते हैं। एक और ऑप्शन की स्ट्रैटेजी है शुभम जी के पास, बिल्कुल बजाते हैं शुभम जी के लिए छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई का। बताइए शुभम जी। दीपांशु जी, एक्चुअली ये एक रिप्लेसमेंट कॉल है, बिकॉज थोड़ी देर पहले जो मैंने मेटल में जिंदल स्टील एंड पावर की बात की थी तो मुझे ये ध्यान में नहीं था कि स्टॉक बैन में है, तो आई थिंक वहां पे ट्रेड नहीं ले पाए होंगे दर्शक, तो इसलिए मैं एक दूसरा यहाँ पे कॉल ऑप्शन में ऐड कर रहा हूँ। तो जिंदल स्टील बैन में है तो उसको ऑब्वियसली ट्रेड नहीं बना पाए होंगे, लेकिन हिंडाल्को पे एक ट्रेड हम यहाँ पे इनिशिएट कर सकते हैं। तो हिंडाल्को में अगर हम देखें तो मेटल में बहुत अच्छी यहाँ से तेजी बनते जा रही है और मुझे लगता है ये और कैरी फॉरवर्ड होगा। तो 170 के स्ट्राइक का जो कॉल ऑप्शन है हिंडाल्को का, लगभग 3 रुपए 3.25 रुपए के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। इसको खरीद के चले, यहाँ पे 2 रुपए पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें और अपसाइड में 5 रुपए तक का टारगेट इस कॉल ऑप्शन के लिए आता हुआ दिखेगा। तो हिंडाल्को में मेटल को पार्टिसिपेट करने के लिए हिंडाल्को में हम एक यहाँ पे लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। हिंडाल्को में खरीदारी करने की राय है इस वक्त शुभम जी की तरफ से, इस पर फोकस आप कर लीजिए, ये है आपके लिए राय। आइए अब पोजिशनल पिक लेनी है हमें राजेश पालिया साहब की। राजेश जी बताइए, और आप बता दूं मैं आपको राजेश जी की पिक दे लें उससे पहले कि कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें आपके लिए आने की तैयारी में, और उसमें है बुल वर्सेस बेयर। तो थोड़ी देर में हम आपको बताएंगे कौन सा बुल वर्सेस बेयर आपके लिए आने वाला है, वो भी आपके सामने। लेकिन उससे पहले राजेश जी बताइए आपकी पिक पोजिशनल। सो अनिल जी, पोजिशनल पिक रहेगी वीआईपी इंडस्ट्री। वीआईपी इंडस्ट्री का अगर हम सेटअप देखें तो वीकली चार्ट पे एक कंसोलिडेशन के बाद इसमें करीब
15 से 20 वीक का कंसोलिडेशन का पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला। स्टॉक अगर डेली चार्ट पे देखें तो 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर अब ट्रेड कर रहा है, और जिस तरीके से पिछले 3-4 वीक में इसमें एक्यूमुलेशन देखने को मिला ये, और जो ब्रेकआउट हुआ है ये दर्शाता है कि स्टॉक में एक अच्छी तेजी यहाँ से शॉर्ट टर्म में पोजिशनल बेसिस पे देखने को मिल सकती है। 320 से 330 तक के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये 1 से 2 महीने में इसमें देखने को मिलना चाहिए। तो 385, 375, ये 78 की रेंज में इसको बाय करना है। 270 का स्टॉप लॉस रखना है, 285, 275 की रेंज में बाय करना है, और 320 और 330 तक के टारगेट वीआईपी इंडस्ट्री में 1 से 2 महीने में देखने को मिलना चाहिए। तो वीआईपी इंडस्ट्री रहेगी पोजिशनल कैटेगरी में बाय करने के लिए। तो ये है वीआईपी इंडस्ट्री में खरीदारी करने की राय आपके लिए आती इस वक्त राजेश जी की तरफ से। अच्छा, एक और आज से हमने एक खास, आज से नहीं मतलब आज के लिए एक खास सीरीज की हमने शुरुआत की है, और वो है आपके लिए बुल वर्सेस बेयर। आमतौर पर आपको मार्केट में बुल वर्सेस बेयर पर आपको राय मिलती है, लेकिन आज जो आपको राय मिलने जा रही है वो ढेर सारे स्टॉक्स पे है। कुछ स्टॉक्स ऐसे हो गए जहां पर दोनों तरफ के व्यू बड़े स्ट्रॉन्ग है, तेजी के भी और मंदी के भी, और सबसे ज्यादा बहुचर्चित स्टॉक है, उसी से आज करते हैं शुरुआत बिगुल बुल वर्सेस बेयर का। तो आज के पहले बुल वर्सेस बेयर के लिए हमारे साथ तैयार है संदीप और कुशल, और स्टॉक है आप सबका फेवरेट, चाहे वो तेजी की तरफ हो चाहे मंदी की तरफ हो, और वो है वोडाफोन आइडिया। सब तरह के लोग हैं, ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं 10 का 0 हो जाएगा, और ऐसे भी हैं जो कहते हैं 10 का 100 हो जाएगा। तो आइए बुल वर्सेस बेयर की शुरुआत करते हैं संदीप और कुशल के साथ। संदीप और कुशल में से आप बताइए बुल कौन है, बेयर कौन है, और शुरुआत पहले कौन करेगा? मैं आप पे ही छोड़ता हूं। सर मैं बुल हूं, और थोड़ा सा ना आप जैसे आपने कहा ना कि 10 से 0 हो जाएगा, एक तो वो डर है, और दूसरा कुशल इस सेक्टर को बहुत क्लोजली ट्रैक करते हैं, तो उनके पास एक विकल्प भी था। मैं 2 दिन नहीं था सर, छुट्टी पे था, तो ये कुशल के पास ऑप्शन भी था, तो उन्होंने बेयर साइड को चूज किया है। तो थोड़ा सा मेरा डर है, लेकिन मेरे पॉइंट्स हल्के नहीं है। मैं पहला पॉइंट आपके सामने रखता हूं बुल साइड का, वो है एजीआर भुगतान के लिए। सर इनको सुप्रीम कोर्ट से 15 से 20 साल का समय मिलने की उम्मीद है, और आपको याद होगा 2 दिन पहले खबर आई भी थी कि इन्होंने 1000 करोड़ रुपए का भुगतान और कर दिया है। तो उस लिहाज से देखा जाए इंटेंट तो साफ तौर पे क्लियर है, और इनफैक्ट सरकार ने तो इस चीज को मान भी लिया है कि इनका जो स्पेक्ट्रम है उसे वो एज अ कोलेटरल रख के या एज अ गारंटी रख के समय देने के लिए वो तैयार है। तो उस लिहाज से देखा जाए कहीं ना कहीं पहला पॉइंट तो यही है कि जो एजीआर जो कि सबसे बड़ा हैंगओवर है वो 15 से 20 साल में स्टैगर्ड वे में पे करने की मंजूरी सरकार की ओर से या सुप्रीम कोर्ट की ओर से इनको मिल सकती है। बिल्कुल संदीप, पर यहाँ पर आपको ये चीज नोट करनी होगी कि उम्मीद तो 18 जून की हेयरिंग में भी थी, फिर उसके बाद 20 जुलाई को भी यही उम्मीद लगाई जा रही थी, पर ये फिर से टलती हुई नजर आई है, और अब अगली हेयरिंग 10 अगस्त को होगी। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने तो बहुत तेज फटकार लगाई थी वोडाफोन को कि इसका ओनर कौन है एक्चुअली, और कौन गारंटी जो है, कोई भी डायरेक्टर या कोई भी पर्सन जो है, ऐसा कौन पर्सन है मैनेजमेंट में जो इसकी गारंटी ले सकता है आगे के भुगतान के लिए। और मैं आपको बता दूं कि अभी भी 50,000 करोड़ से ज्यादा का बकाया जो है एजीआर भुगतान मामले में वो वोडाफोन आइडिया के लिए बाकी है, और टोटल जो इनका ड्यू है उसका केवल 14% ही पेमेंट इन्होंने किया है। अगर आप 1000 करोड़ रुपए भी इसमें मिला ले जो उन्होंने शनिवार के दिन 18 जुलाई को जो उन्होंने भुगतान किया था। पर कुशल देखिए, पैसा तो सरकार को मिलना है, और सरकार और को जिससे मिलना है वोडाफोन, अगर वो दोनों राजी हो जाते हैं तो शायद कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट भी उस चीज को कंसीडर करेगा, ऐसी उम्मीद है। बहरहाल कारोबार की बात करें तो दिसंबर में जो टैरिफ बढ़े थे उससे इनके जो आरपूज हैं उसमें अच्छा खासा इजाफा देखने को मिल सकता है। तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए कहीं ना कहीं एक जो ग्रीन शूट के जो एक इंडिकेशन है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहे हैं। कुशल आपका दूसरा पॉइंट? आवाज ही बंद कर दी एक्चुअली, कुशल की आवाज ही नहीं आ रही है। कुशल का ऑडियो ही मुझे लगता है कि या तो डाउन हो गया या कुशल ने सोच लिया कि बुल वाले तर्क ही ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है।
पता नहीं सर, मेरा तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डाउन था कि कुशल ट्रैक करते हैं इस सेक्टर को, तो उसके नहीं, बाद चलिए, ऐसा लेकिन नहीं है। मतलब तर्क बहुत हाँ। भारी भारी है, शायद थोड़ा सा कुशल डर गए हैं। ऐसा नहीं है, मतलब बेयर थोड़े से बैकफुट पे है, लेकिन पूरी तरह से खत्म, ऐसा भाग गए वैसा नहीं है। कुशल वापस से फॉर्म में आने की कोशिश करे, उठकर अपना मतलब धूल झाड़कर कुशल फिर से मैदान में आ रहा है। कुशल बताइए, जल्दी से तर्क बताइए, आप ही है ना आगे पीछे हो रहे, एक साथ ही सारे बता दीजिए, आपके 2-3 जो भी है। बिल्कुल अनिल जी, मैं फटाफट तुरंत प्रभाव से जो है, जैसा कि आप कहते हैं, मैं सारे पॉइंट्स बता देता हूं जो मेरी मंदी के तर्क है, और मुझे काफी हद तक लग रहा है कि स्टॉक जो है फॉल हो सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से मार्केट शेयर इनका डिक्लाइन हो रहा है और जो ग्राहक इनके जो सब्सक्राइबर्स है वो टूट रहे हैं, उसका जो इम्पैक्ट है वो आगे के लिए इनकी अर्निंग्स में आरपू में भले ही बढ़त हमें देखने को मिलेगी, पर ओवरऑल सब्सक्राइबर काउंट कम होने का डर जरूर है, क्योंकि जियो ने भी सस्ता स्मार्टफोन लॉन्च करने की योजना बनाई है और 2G सब्सक्राइबर जो है इनके वो काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट है। करीब 60% टोटल सब्सक्राइबर का काउंट जो है वो 2G सब्सक्राइबर्स का है। साथ ही अगर आप देखें तो TDS से जो राहत मिली है इनको रेडेक्स प्लान के लिए, वो स्थायी तौर पर मिली है, यानी कि अगले महीने इस पर फिर से हियरिंग होनी है, तो अभी कुछ भी निश्चित नहीं है कि रेडेक्स प्लान जो है आगे के लिए भी कंटिन्यू हो सकता है या नहीं हो सकता है। साथ ही जियो का जो सस्ता स्मार्टफोन जो मैं पॉइंट बता रहा था, उससे डेफिनेटली इनके सब्सक्राइबर काउंट पर इंपैक्ट होगा। और आखिरी पॉइंट आप देखिए, गूगल, जिसकी बात ये चल रही थी कि वोडाफोन आइडिया में ये निवेश करेंगे, पर उसकी जगह अब उन्होंने रिलायंस में निवेश कर दिया है, तो एक बड़ा इन्वेस्टर जो इस कंपनी में आने वाला था, वो उम्मीद जो है कहीं ना कहीं खत्म होती हुई दिखी, और उसके वजह से बाकी इन्वेस्टर्स भी जो जिनका इंटरेस्ट बन सकता था, वो उम्मीद खराब हुई है, और यही वजह है, मुझे लग रहा है कि वोडाफोन आइडिया पर आपको एक बेरिश पैटर्न देखने को मिल सकता है। देखिए आज का जो शेयर प्राइस है कुशल, वो तो कुछ शायद अलग ही कहानी बता रहा है, और ये जो TD सेट से इनको रेडेक्स प्लान जारी रखने की मंजूरी मिली है, इंटरम ही सही, लेकिन एक इंडिकेशन तो है, कम से कम एक डायरेक्शन तो मिल गया कि हाँ कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। ट्राई इस पे जांच करेगा, फाइनल फैसला आता हुआ दिखेगा। सबसे बड़ी बात जो मुझे पॉजिटिव नजर आती है कि सरकार का इंटेंट, उन्होंने क्लियर किया है, संकेत दिए हैं कि 3 कंपनियां ये सेक्टर में रखना चाहते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं इनका जो सर्वाइवल है, जो बिजनेस चलता रहेगा, उसको लेकर जो कंसर्न्स है वो कहीं ना कहीं खत्म होते हुए दिखे हैं। और दूसरी बात ये भी है कि एक CLSA की रिपोर्ट आई थी, अनिल जी आपको याद होगा, 12 से 14 रुपए टारगेट किया था उन्होंने, 1 जुलाई को एक रिपोर्ट आई थी, लेकिन उसके बाद आप देखिए स्टॉक फिर से हल्का हो चुका है। तो उस लिहाज से देखा जाए, एक जो रन अप आया था उसके बाद फिर से कूल ऑफ स्टॉक में देखने को मिल चुका है। तो वैल्यूएशन वाइज तो जियो और भारती के मुकाबले सस्ता है ही है, और जिस तरह की खबरें आ रही हैं वो कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहे हैं कि शायद एक ऊपर की ओर चाल फिर से स्टॉक में देखने को मिल सकती है। वोडाफोन आइडिया के लिए तेजी और मंदी के दोनों ही तर्क, बस कुछ ही देर में हमारे साथ मेजेस्को के मैनेजमेंट जुड़ेंगे, उनसे हम बातचीत करेंगे। एक बेहतरीन डील कंपनी ने की है, उससे पहले जल्दी से समय थोड़ा सा कम है, तो जैन साहब का एक शॉर्ट टर्म SPL पिक पहले लेते हैं। जैन साहब बताइए। जी, शॉर्ट टर्म SPL पिक है मेरी एक्रिसिल लिमिटेड। एक्रिसिल लिमिटेड आपको याद होगा, ये स्टॉक मैंने पहले पुरानी पारी में कभी जैकपॉट के लिए रेकमेंड किया हुआ है और जबरदस्त चला था उसके बाद। और सबसे बढ़िया बात है एक्रिसिल की, मैंने चैनल चेक जो किया, अभी मैंने घर का एक छोटा मोटा रेनोवेशन करवाया, तो उसमें मैंने इस कंपनी का प्रोडक्ट को यूज किया है, जो कि कैरिसिल ब्रांड, जो भी किचन में सिंक्स लगते हैं, एक डिजाइनर ब्रांड बनाती है कैरिसिल नाम से, और बहुत बढ़िया प्रोमोटर बेस है, बहुत एक्सपीरियंस है, 1980s से कार्यरत है, और एक जर्मन कंपनी के साथ कोलैबोरेशन में स्टार्ट किया था। और उससे भी बढ़िया बात है कि इनकी जो क्रेडिट रेटिंग्स है वो अपग्रेड हुई है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ग्रोहे जो एक बहुत बड़ी ब्रांड है, उसके साथ कंपनी ने भी रिसेंटली टाई अप किया है। करीब 30 कंट्रीज में कंपनी अपना माल बेचती है। TTM बेसिस पे कंपनी के हाईएस्ट एवर प्रॉफिट्स आए हैं पिछले कुछ दिनों में, और इन सबको देखता हूं तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक बहुत बढ़िया है, और बहुत बढ़िया शोरूम्स में इस कंपनी के प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं, और किचन अप्लायंसेस की एक अच्छी खासी ब्रांड है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स में कंपनी है। और सबसे बढ़िया बात एक और मैं कह दूं कि ये कंपनी वाइन चिलर्स भी बनाती है अनिल जी, तो बंसल जी को सर्टनली थोड़ा सा एक मजा आएगा सुन के। डिश वॉशर्स बनाने लगी है, हॉब्स एंड कुक टॉप्स, ओवन्स, बहुत सारी है, फूड वेस्ट डिस्पोजर, ये सब किचन से रिलेटेड जितने भी सामान है उस कंपनी में एक बहुत बड़ा नाम है। कुछ बाथरूम फिटिंग्स में भी एंट्री ले रही है। सो ओवरऑल द कंपनी इज वेरी गुड, और बहुत बढ़िया इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। 30 कंट्रीज में तो प्रोडक्ट सेल करते हैं, डोमेस्टिकली भी बहुत बड़े बड़े शोरूम्स में ये कंपनी के प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। और मुझे लगता है कि ये कंपनी आराम से बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी, और 90 रुपए तक के टारगेट, जो कि 75 के भाव पे भी चल रहा होगा, 90 रुपए तक के टारगेट्स आराम से अचीव करेगी।
कुछ कारण से हम आपको सामने ये भाव नहीं ला पा रहे, लेकिन एक्रिसिल ये 78-79 रुपए का दाम का स्टॉक है, 78-79 के आसपास का स्टॉक है, सिर्फ बीएसई पर लिस्टेड है, ACRYSIL एक्री ACRYSIL एक्रिसिल, ये है वो कंपनी, यहां पर आपको फोकस करना। आइए अब फोकस करते हैं न्यूज पर व्यूज का, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक बेहद खास मैनेजमेंट मैजेस्को लिमिटेड के, आइए उनका करते हैं स्वागत। मैजेस्को लिमिटेड के एमडी और ग्रुप सीएफओ फरीद कजानी साहब कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। कजानी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले तो आपको देना चाहता हूं मैं बधाई, जो आपने अमेरिकी सब्सिडरी कंपनी बेची है अमेरिका में, और उसमें जबरदस्त प्रीमियम पर 77% प्रीमियम पर बेची है, अपने शेयर होल्डर्स के लिए तगड़ी वेल्थ बनाई। मतलब ये जब मैंने अनाउंसमेंट सुना, दिल मेरा इतना खुश हो गया कि हमारे यहाँ के प्रमोटर्स ऐसे हैं जो अमेरिका में जाकर कारोबार कर रहे हैं, कंपनी बना रहे हैं, और वो भी 75% प्रीमियम पर बेच रहे हैं। तो सबसे पहला सवाल मेरा यही सर, ये क्या कमाल किया है कि इतने बढ़िया बेहतरीन वैल्यूएशन पे आपने अमेरिकी कंपनी बेची है, ये कैसे किया, ये बताइए सर। बिल्कुल, धन्यवाद आपके कॉम्प्लीमेंट्स का, धन्यवाद फॉर हैविंग मी ऑन द शो। आपको अगर इस कंपनी की हिस्ट्री पता है, हमने जो प्रोडक्ट बिजनेस थी जो मैस्टेक के साथ जुड़ी हुई थी, तो हमने 2015 में उसको डीमर्ज करके एक अलग कंपनी बनाई, मैजेस्को लिमिटेड, और हमारा लॉन्ग टर्म विजन रहा है कि इस कंपनी में हम एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बिजनेस इंश्योरेंस सेगमेंट में बनाएंगे और उसे टॉप लेवल पे अमंग्स कंपटीशन में लाकर एक अच्छा वैल्यू क्रिएट करेंगे शेयर होल्डर्स के लिए। ये पूरी जर्नी हमारे लिए 5 साल की रही है। हमने जो काम किया है यूएस कंपनी में, जहां पे ऑलमोस्ट अराउंड 90% ऑफ आवर बिजनेस इज इन द यूएस, हमने एक ऐसा प्रोडक्ट क्रिएट किया जो इंश्योरेंस कंपनी हमें वैल्यू करती है। ये सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है जो कंपनी अपने प्रोसेसिंग के लिए यूज करती है, एंड आज के तारीख में वी आर रेटेड अमंग्स द टॉप 3 प्लेयर्स इन दैट मार्केट इन द वर्ल्ड। एंड ये पूरे जो काम जो प्रमोटर्स और मैनेजमेंट ने किया है, एक कंप्लीट वैल्यू शेयर होल्डर के लिए क्रिएट किया है, और यही टाइम है हमें जो सपोर्ट हमें शेयर होल्डर से मिला है उसका रिटर्न हमें देने के लिए। हमने जस्ट रिसेंटली हमने जो ट्रांजैक्शन किया टॉमो ब्राउ, विच इज वन ऑफ द लार्ज प्राइवेट इक्विटीज इंश्योरेंस सेगमेंट में काफी उनका एक्सपोजर एंड पोर्टफोलियो है, हमने उससे एक अग्रीमेंट करके जो यूएस कंपनी है उसको एट अ प्राइस ऑफ $13.1 में पर शेयर को अग्री किया है, विद अ टोटल वैल्यूएशन ऑफ $594 मिलियन। और जो परसेंटेज होल्डिंग है यहाँ के जो शेयर होल्डर्स है मैजेस्को लिमिटेड इन इंडिया, उनके हिसाब से उनको $421 मिलियन मिलेगा। और अगर आपने देखा है कि यहाँ पे जो वैल्यूएशन होता था, क्योंकि एक होल्डिंग कंपनी की तरफ से होता था, तो यहाँ पे काफी डिस्काउंट रहता था कंपनी का, तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो जो पूरा जो वैल्यूएशन अभी है पूरा क्रॉस ओवर करके पूरा शेयर होल्डर्स को मिलेगा, तो इट्स गोइंग टू बी अ सब्सटैंशियल इंक्रीज। जो आज जो प्राइस है, द एस्टिमेटेड रिटर्न टू शेयर होल्डर्स आफ्टर द कैपिटल गेन्स टैक्स लगभग ₹850 पर शेयर होगा इंडियन शेयर होल्डर्स के लिए। सो इट्स अ ट्रिमेंडस वैल्यू अनलॉक, but it is a work that has been done over the 5 years by the management team and keeping the long term vision in mind. So hopefully we believe that shareholders will be very happy. जी फरीद गजाली साहब, देखिए पहला तो दिल आपने ये खुश किया कि अमेरिका में इतना बढ़िया कारोबार बनाया, लेकिन उससे बढ़िया बात जो आपने की है ना, वो मैं चाहता हूं हमारे दर्शक ध्यान से सुने। और ये बहुत कम है कि हिंदुस्तान में बड़े से बड़े कॉर्पोरेट्स जो नहीं करते हैं, वो ये कंपनी करने जा रही है मैजेस्को, क्योंकि इन्होंने जैसे ही डील करने के साथ ही साफ कर दिया कि ये जो पैसा आ रहा है इतना पैसा आ रहा है, टैक्स वैक्स काट के इतना पैसा 2,500 करोड़ के आसपास का आएगा, ₹850 का पर शेयर वैल्यूएशन होता है, और ये हम सारा का सारा पैसा शेयर होल्डर्स में देंगे। ये करने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए और बेस्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस के आपके स्टैंडर्ड होने चाहिए। नहीं तो मैंने देखा है बड़े ऐसे 50 कॉर्पोरेट है जो बड़ा काम करते हैं, बड़ी कंपनियां बनाते हैं, बेचते हैं, लेकिन पैसा दबा कर रखते हैं, देना नहीं है शेयर होल्डर्स में। तो ये शेयर होल्डर्स को देने की जो नियत है, ये वाकई में काबिल तारीफ है कजानी साहब आपकी, जो आप करने जा रहे हैं। अब मुझे ये बताएं कि सर ये पैसा कब तक आप शेयर होल्डर्स को दे पाएंगे, किस फॉर्म में देने के बारे में सोच रहे हैं, बायबैक करेंगे, डिविडेंड देंगे, इसके बारे में क्या विचार किया, और इसके दिल से मैं आपको बधाई देना चाहता हूं सर। अगेन शुक्रिया, धन्यवाद, बिकॉज
हमारे जो प्रमोटर्स है, जब हमने डीमर्जर भी किया था तभी भी हमने बहुत ही बढ़िया वैल्यू अनलॉक किया था डीमर्जर के टाइम पे वास्टिक शेयरहोल्डर्स के लिए। और प्रमोटर्स का यही मानना रहा है कि जो भी गेन मिलेगा प्रमोटर्स को वही गेन हम माइनॉरिटी शेयरहोल्डर्स को देंगे। हमें कोई और तरीका नहीं करना चाहिए जो माइनॉरिटी शेयरहोल्डर्स को एकदम वैल्यू नहीं मिले। तो यहाँ भी जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं प्रमोटर्स और माइनॉरिटी शेयरहोल्डर्स को इक्वल वैल्यू मिलेगा। और यहाँ तक कि प्रमोटर्स और कोई बिजनेस नहीं चलाते हैं, इस कंपनी में और कोई कारोबार नहीं है और कोई इंटेंशन नहीं है प्रमोटर्स की फैमिली को कुछ और करने का। सो द क्लियर मैसेज इज दैट ऑल द मनी दैट वी विल रिसीव हम पूरा पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यहाँ जो तरीका होगा वो बेस्ट टैक्स एफिशिएंट मेथड से करना पड़ेगा और मेरे ख्याल से उसमें या तो एक बाईबैक और डिविडेंड करना पड़ेगा। बाईबैक के हिसाब से खाली 25% दे सकते हैं रिजर्व का पूरा वैल्यू और बाकी तो हमें डिविडेंड करना पड़ेगा। अगर ये दो रूट से हम अगर पैसा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो लगभग दिसंबर एंड तक पूरा पैसा हम एस्टिमेट करते हैं कि शेयरहोल्डर्स के हाथ में मिल जाएगा। अगेन इट इज ऑल सब्जेक्ट टू वेरियस अप्रूवल्स इन द यूएस एंड इन इंडिया, उसका कंट्रोल मेरे हाथ में नहीं है। तो जब भी सब अप्रूवल्स आ जाएंगे हम तुरंत ही वही स्टेप्स लेके जाके पैसा सीधा शेयरहोल्डर्स के हाथ में आ जाए। अच्छा कजानी साहब, एक ऑप्शन और भी बचता है कि इतना पैसा है तो कुछ और अच्छे एक्विजिशन कर लिए जाएं, कुछ और कंपनियां खरीदी जाए, उसके बारे में नहीं सोच रहे हैं अभी आप इस वक्त? जी नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। आई थिंक शेयरहोल्डर्स ने हमें ट्रस्ट किया है, शेयरहोल्डर्स ने हमें सपोर्ट किया है, शेयरहोल्डर्स ने हमें बीच में पैसा भी रेज करके हमने लिया है उनसे। तो इट इज अ फेयर टाइम फॉर अस टू गिव द रिटर्न टू द शेयरहोल्डर्स इन द फॉर्म ऑफ एक्चुअल कैश इन देयर हैंड्स। Starting another business effectively means putting up a very different business plan, going back to shareholders, taking approval for putting up that business plan and acquiring something, and then being able to get a management team to go and run that business. I think there is, in this current situation जो कोविड टाइम से business चलाना काफी difficult हो चुका है, तो अगर इस समय जो पैसा मिलता है और shareholders को अच्छा प्रीमियम मिल रहा है तो it's better that the shareholders put the money in their banks. बिल्कुल, ये बहुत अच्छा विचार है आपका, बहुत अच्छा थॉट प्रोसेस है कि आप शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करना चाहते हैं। और मैं आमतौर पर ना जितने प्रोमोटर्स शेयर होल्डर्स को नहीं देते मैं उनकी खिंचाई करता हूं, मैं उनको बोलता भी हूं कि ये गलत चीज है, आपने कंपनी बनाई, वेल्थ बनाई, शेयर होल्डर्स में बांटी है। लेकिन आज है ना आपसे बात करके मेरा मन उल्टा हो रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि आप इतने बढ़िया प्रोमोटर, इतनी बढ़िया वेल्थ बनाई, इतनी बढ़िया कंपनी बनाई है, प्लीज इस बिजनेस में से परमानेंटली बाहर मत निकलिएगा। आप भी, आपके प्रोमोटर्स को भी मेरी ये रिक्वेस्ट जरूर भिजवाइएगा कि आप और अच्छा काम करें। इतनी बेहतरीन कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाली और इतनी अच्छी ग्रोथ वाली कंपनियां हिंदुस्तान में कम है और ऐसे एंटरप्रेन्योर्स की, ऐसे कॉर्पोरेट्स की हमारे देश को ज्यादा जरूरत है। खजानी साहब थोड़ा सा वक्त कम है, नहीं तो मैं आपसे और विस्तार में लंबी बातचीत करता। बहुत बहुत शुक्रिया और इसी तरह से आप अपने शेयर होल्डर्स के लिए वेल्थ बनाएं और उनको रिवॉर्ड करें, ये मेरी आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद जी बिजनेस के साथ वक्त निकालने के लिए, शुक्रिया आपका सर। थैंक यू सर। तो ये है वो बेहतरीन कंपनी मैजिस्को लिमिटेड जिन्होंने अपनी अमेरिका की सब्सिडरी बेची और वो सब्सिडरी बेचकर वैल्यू क्रिएशन, वेल्थ क्रिएशन करने जा रहे हैं। शेयर होल्डर्स के लिए बायबैक करेंगे और साथ ही बड़ा डिविडेंड देंगे। 850 रुपए पर शेयर के आसपास का वैल्यूएशन है, सिर्फ वहां से आता हुआ दिख रहा है। स्टॉक अगले कई दिनों तक 5-5% के सर्किट पर चलेगा, इसमें कहीं कोई किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। बेहतरीन कंपनी और साथ ही जो होल्डिंग कंपनी का डिस्काउंट होता है वो भी अब आपके लिए निकलेगा। तो ये है बेहतरीन कंपनी। वक्त थोड़ा कम है लेकिन एक बेहतरीन शॉर्ट टर्म पिक लेनी है हमें एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स में राजेश पालिया साहब से। पालिया साहब आपका स्टॉक बताएं सर शॉर्ट टर्म के लिए आज से। सोनी शॉर्ट टर्म के हिसाब से जो स्टॉक बाय करेंगे वो रहेगा जेके सीमेंट। जेके सीमेंट ने प्रीवियस स्विंग हाई जो था इसका 1490 के आसपास, उसको ब्रेकआउट ऑलरेडी इसमें हो चुका है। स्टॉक सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इसको 1535-1515 की रेंज में बाय करना है। 1500 का स्टॉप लॉस रखेंगे। हमें लग रहा है इसके शॉर्ट टर्म में जो टारगेट आना चाहिए 1600-1620 तक के टारगेट आते हुए दिखना चाहिए। तो जेके सीमेंट बाय करने की सलाह रहेगी शॉर्ट टर्म पिक में। है आपके लिए जेके सीमेंट शॉर्ट टर्म के लिए आज से 10 की कमाई का एक पिक शुभम जी का रह गया, बाकी तो शुभम जी से ले लेते हैं 10 की कमाई का। और अगर जाने से पहले आप में से किसी का बीटीएसटी कॉल है तो कृपया करके संकेत दे दें शुभम जी के लिए 10 की कमाई का बिगुल। बताएं शुभम जी।
अनिल जी, 10 की कमाई में आज फार्मा स्टॉक में से ही एक पिक है और मेरे ख्याल से राकेश जी ने इस पे शॉर्ट टर्म कॉल भी दिया था और स्टॉक का नाम है बायोकॉन। तो यहाँ पे थोड़ा सा मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से मेरी खरीदारी की राय है और अगर हम बायोकॉन को देखें तो काफी समय से एक आउट परफॉर्मर रहा है फार्मा स्पेस में और अब जिस तरह से एक कंसोलिडेशन हुआ और फिर से अब एक फ्रेश ब्रेकआउट यहाँ पे आता हुआ दिखा है, मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा मीडियम टर्म सेटअप है और मीडियम टर्म यहाँ पे ट्रेंड पॉजिटिव बना रहेगा और डेरिवेटिव डेटा में भी काफी समय से यहाँ पे लॉन्ग बिल्टअप्स भी देखने को मिल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बायोकॉन में निवेश करें। यहाँ पे 2 महीने का पर्सपेक्टिव है तो 2 महीने के लिए जो मेरा टारगेट होगा वो होगा 510 रुपए का और अगर स्टॉप लॉस यहाँ मेंटेन करना है तो 400 रुपए के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। तो 10 की कमाई में आज बायोकॉन पे खरीदारी की राय है आपके लिए 10 की कमाई में बायोकॉन पर खरीदारी करने की राय। सुमित जी भी अपना एक देना चाहते हैं बीटीएसटी। सुमित जी, उसके लिए थोड़ा सा करें इंतजार। उससे पहले सोना 50,000 के रिकॉर्ड लेवल पर पहुंचता हुआ तो पहली बार दर्शन कर लीजिए सोने के भाव के। सोने के दर्शन तो आप करते ही हैं रोज, लेकिन सोने के भाव के दर्शन कर लीजिए जो पहुंचा है 50,000 के पार। तो आज सोने में सबकी चांदी होती हुई दिख रही है। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा निवेश अगर लोगों का है तो वो सोने में, और आज ऐसे में आपके लिए बड़ा गोल्डन डे है, खुशी का दिन है कि सोना 50,000 के पार निकलता हुआ दिख रहा है। तो सोने की शानदार तेजी आपके लिए आती हुई दिख रही है। सोने में बड़ी तेजी बनती हुई दिख रही है, 50,000 के पार सोना निकलता हुआ। तो आप पहले तो भले ही सुमित जी आपको भी, बंसल जी आपको भी और हमारे कमोडिटी एडिटर मृत्युंजय को भी, जिन्होंने लगातार सोने में खरीदारी की बात की है। मुझे याद है बजट के दिन भी जब शाम को हम डीएनए कर रहे थे और मैं सुधीर सर के साथ में था और जब उन्होंने पूछा कि क्या खरीदना चाहिए तो हमने कहा कि सोना खरीदिए। सोने में बड़ी तेजी, तब 42-43 हजार रुपए के आसपास के लेवल थे, वहां से 60,000 रुपए सोने में बड़ी तेजी बनती दिखे। मृत्युंजय, पहले तो आपको, आपकी कमोडिटी टीम को और आपके एक्सपर्ट्स कमोडिटीज के हैं उन सबको बहुत बहुत बधाई। सोना 50,000 के पार निकला है। टारगेट्स हासिल हुए आपके सारे? बिल्कुल सर, टारगेट हासिल हो गया है और 50,000 की इस पूरी जर्नी का जी बिजनेस एक जीवंत गवाह रहा है। और जब भी हमने गोल्ड के ऊपर शो किया है तब आपने हमें टोका भी था कि जब हम भाव की बात करते थे कि अब की बार 50,000, तो आप टोकते भी थे कि क्या 50,000 चला जाएगा। और तब हमारे सारे एक्सपर्ट एक सुर में यह बात कहते थे कि गोल्ड के फंडामेंटल बेहद मजबूत हैं और निश्चित तौर पर गोल्ड का भाव 50,000 के ऊपर जाएगा। तो जी बिजनेस पर एक्सपर्ट, जितने भी एक्सपर्ट आए थे गोल्ड के मुद्दे पर, सबने इस बात की संभावना सबसे पहले जताई थी जब लोग 40,000 42,000 की बात कर रहे थे साल की शुरुआत में। तब हमारे एक्सपर्ट ने कहा था कि गोल्ड इस बार 50,000 के ऊपर जाएगा। तो उन तमाम अनुमानों पे मुहर लगा है जो जी बिजनेस पर एक्सपर्ट ने यहां पर जताया था। और हमने साल की शुरुआत में ही कहा था, जब हम ईयर एंडर का शो कर रहे थे तभी हमने ये कहा था कि ये साल भी गोल्ड का साल रहने वाला है। पिछले साल गोल्ड में 25% का रिटर्न मिला था, लेकिन इस साल शुरुआती 7 महीने में ही गोल्ड ने 30% से ज्यादा का रिटर्न दे दिया है। फंडामेंटल गोल्ड के बेहद मजबूत हैं। और आप देखिए कि कल सर, आप इनफैक्ट जब हम अंतिम अपना आखिरी जो आप शो कर रहे थे हम इक्विटी मार्केट वाला, तो हमारे जो इक्विटी के एक्सपर्ट थे, जब आपने उनसे पूछा था गोल्ड के बारे में, सिल्वर के बारे में, तब सारे एक्सपर्ट इक्विटी वाले भी यही कह रहे थे कि गोल्ड सिल्वर में तेजी है। तो सिर्फ कमोडिटी एक्सपर्ट की बात नहीं है, बल्कि इक्विटी के एक्सपर्ट का भी भरोसा गोल्ड और सिल्वर के ऊपर बरकरार है और बना हुआ है। और यही वजह है कि 60,500 के ऊपर सिल्वर है और गोल्ड ने आज 50,020 के लेवल को छुआ है। अभी हमने गोल्ड के कई बड़े एक्सपर्ट से बात की, उनसे हमने ये भी जानना चाहा कि क्या 50,000 के ऊपर गोल्ड में कोई बड़ा करेक्शन भी आ सकता है क्या। क्योंकि कई बार ये होता है कि मार्केट जब एक माइलस्टोन तय करता है, एक बड़ी तेजी दिखाता है, तो उसके बाद एक बड़ा करेक्शन भी आता है। हमने ये भी जानने की कोशिश की, लेकिन सारे एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि छोटा मोटा करेक्शन भले आ जाए लेकिन कोई बड़ा करेक्शन नहीं आने वाला है। क्योंकि जो दुनिया के आर्थिक हालात हैं इस वक्त कोरोना को लेकर के, वो गोल्ड के लिए फेवरेबल है। क्योंकि कोरोना के नंबर बढ़ रहे हैं, सुरक्षित निवेश के तौर पर गोल्ड की डिमांड बढ़ रही है। डॉलर इंडेक्स, जो कि एक बड़ा पैमाना होता है गोल्ड प्राइस को मापने का, 4 महीने के निचले स्तर पर है। दुनिया भर में स्टिमुलस की बाहर आ रही है। तो ये जो तमाम जो कवायद हो रही है इकोनॉमी को लेकर के, ये सारे के सारे फंडामेंटल गोल्ड के लिए बेहद मजबूत हैं। लिहाजा गोल्ड में कोई बड़ी गिरावट नहीं आएगी, छोटा मोटा करेक्शन भले आ जाए, लेकिन गोल्ड का ये बड़ा बुल रन कंटिन्यू रहने वाला है। जी मृत्युंजय जी,
बिल्कुल। तो ये गोल्ड की बड़ी तेजी, 50,000 का आंकड़ा। बंसल जी और सुमित जी आप तैयार रहें, मैं आपके पास आऊंगा सोने और चांदी को लेकर थोड़ी ही देर में। जैन साहब आपको भी रहना है, बने रहना है। मैं इस शो को एक्सटेंड कर रहा हूं और ये गोल्ड की तेजी जो है इस पर मैं थोड़ा और आगे बढ़ रहा हूं, लेकिन आपके पास फंडामेंटल राय लूं और उससे पहले एक खास मेहमान हमारे साथ जुड़े जो मेरे पकड़ में कम आते हैं, हमेशा वो मृत्युंजय के पकड़ में आते हैं। वो है सुरेंद्र मेहता साहब, IBJ, जो देश में सोने चांदी का कारोबार को निगरानी करने वाली, नियंत्रित करने वाली उनकी सबसे बड़ी एसोसिएशन है IBJA, उनके वो सेक्रेटरी हैं। खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बड़े सीनियर CA हैं और इसलिए उनके है ना सोने चांदी, उनके आंकड़ों पर और फंडामेंटल पर पकड़ भी बड़ी गहरी है। मेहता साहब, आपके मार्केट में तो बड़ा खुशी का माहौल होगा, आज 50,000 के पार निकला है सोना। बिल्कुल, सिर्फ मार्केट में ही नहीं, हर घर में खुशी का माहौल है, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जिसमें लगभग हर घर में सोना मिलता है। हर घर में किसी न किसी प्रकार के रूप में लोगों का सोने में निवेश किया हुआ है। तो पूरे हिंदुस्तान में एक खुशी का माहौल है कि सोने का दाम अब देखिए 50,000 रुपए को क्रॉस कर गया। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और सोना छोड़िए, चांदी का दाम भी 60,000 को क्रॉस कर गया, तो ये बहुत बड़ी बात है। और मैंने जब जी बिजनेस पे एक ईयर 2020 जब शुरू हुआ था, 27 दिसंबर 2019 को मैंने कहा था कि सोना और चांदी, और खास तौर पे चांदी के बारे में मैंने कहा था कि 2020 का साल चांदी का होगा। अनिल जी, मैं आपको बताऊं कि 19 मार्च से आज तक सोने में तो सिर्फ 28% ही इंक्रीज हुआ है, लेकिन चांदी में 96% की बढ़ोतरी हो गई है। 96% चांदी का दाम बढ़ गया। तो सोना और चांदी जिनके भी पास है उन सबको बहुत फायदा हुआ। इसकी आपको बहुत बहुत बधाई भी मेहता साहब। इसीलिए तो मैं बड़ा पसंद करता हूं। मैं कई बार सोचता हूं, मुझे मौका ही नहीं मिलता है सोने चांदी के एक्सपर्ट से बात करने का। मैं आपके पास फिर से आ रहा हूं और आगे इसका क्या असर ज्वेलर्स के कारोबार पर पड़ेगा वो भी मैं लूंगा। उससे पहले एक बार जल्दी से बंसल जी, सोने के चार्ट्स आप बताइए, चांदी के चार्ट्स बताएंगे हमें सुमित जी। सोने के चार्ट्स में क्या दिख रहा है आपको? नहीं अनिल जी, थोड़ा सा रिवर्सल कीजिए प्लीज। मेरा आप चांदी पे कॉल लीजिए अनिल जी। चांदी मुझे 70,000 का भाव दिखता है। 26 सेंट का जो मार्क है कॉमेक्स में देखने को मिलेगा, तो 70,000 का टारगेट है। एज ऑफ नाउ कुछ खरीदना हो तो अनिल जी चांदी में मैं पर्सनली लेना चाहूंगा। रीजन क्या है कि बड़े चार्ट पर एक बड़ा रिवर्सल परसों के सदर में देखने को मिला था, मतलब कि कल सुबह हिंदुस्तान के अंदर मॉर्निंग में बड़े चार्ट पर एक बड़ा ब्रेकआउट चांदी में देखने को मिला है। 70,000 के लेवल चांदी में देखने को मिलेंगे और अनिल जी जैसे ही 70,000 के लेवल आएंगे तो जो एक पेंडिंग छोटी वाली सोने की सिक्का जो आपके लिए है, उसके साथ एक बहुत बड़े वाला अनिल जी चांदी का सिक्का भी ऐड हो जाएगा। तो 70,000 के भाव चांदी में जल्दी देखने को मिलने चाहिए। क्या बात है। तो 70,000 तक के लेवल्स चांदी में जल्दी आते हुए दिखेंगे। इस बीच IBJA के प्रेसिडेंट पृथ्वीराज कोठारी साहब भी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। कोठारी साहब, आज मैं मृत्युंजय के एरिया में थोड़ी घुसपैठ कर रहा हूं और सोने चांदी में भी मैं घुस के आपसे बातचीत कर रहा हूं। सबसे पहले तो आपको बधाई, 50,000 का सोने का स्तर, 60,000 का चांदी का स्तर, ड्रीम लेवल हमारे सामने दिख रहे हैं। उसकी आपको और आपकी पूरी ज्वेलरी कम्युनिटी को, ज्वेलर्स की कम्युनिटी को बहुत बहुत बधाई। ये बताएं सर, अब इन बढ़े हुए भाव का असर कारोबार पर क्या पड़ेगा वो बताइए। देखिए, कारोबार पे इसका असर तो बहुत ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि आप देखोगे तो इन्वेंट्री मोर देन डबल हो गई है। गोल्ड की इन्वेंट्री डबल हो गई, उसके सामने रिटर्न उतना नहीं आता है। अगर आप देखोगे तो मेकिंग चार्जेस बढ़ जाएंगे, प्राइस बढ़ जाएंगे, इन्वेंट्री बढ़ जाएगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएंगे, तो हर चीज से इफेक्ट काफी ज्यादा भारी मात्रा में आएगा। इस समझे में कि अभी हम लोग अगर 100 किलो इम्पोर्ट करते हैं तो ऑलमोस्ट 55 करोड़ रुपया लगाना पड़ता है, और उसके सामने प्रॉफिट $1, $10 की प्रॉफिट होती है। मार्जिन वहीं पे भी है और इन्वेंट्री बहुत बड़ी, ज्वेलर्स के लिए रेट फैक्टर काफी हो जाएगा। मूव करना, लॉजिस्टिक चार्जेस, सब कॉस्ट इफेक्ट पे काफी फर्क पड़ेगा, जिससे ज्वेलरी महंगी और हो जाएगी। तो उससे बिजनेस के ऊपर काफी इफेक्ट पड़ेगा। जो बायर्स होंगे वो उनके भी कट आउट हो जाएंगे। जो 10 ग्राम बाय करते हैं वो 5 ग्राम से 6 ग्राम पे आ जाएंगे, जो 100 ग्राम लेते हैं वो 50 ग्राम पे आ जाएंगे। तो इंडस्ट्री पे इफेक्ट तो बहुत ज्यादा प्राइस से पड़ेगा ही, और लोगों की और ये पैंडेमिक की वजह से थोड़ी बहुत सेविंग्स भी खत्म हो गई है। तो एक हिसाब से थोड़ा इफेक्ट आएगा। जो प्राइस बढ़ने के हिसाब से अगर गोल्ड सिल्वर में जिस तरह से नेता ने बताया एप्रिसिएशन हुआ, उसके हिसाब से अगर 20-30% प्रॉपर्टी भी मार्केट डाउन होती है तो लोग बाग इससे निकल के प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि राइट टाइम में है कि एकदम प्राइस
सूटअप हो गया है, 60,000, 70,000, कुछ भी हो सकता है। मतलब इसमें ऐसा है कि लोग कोई हेल्प करने के लिए तैयार ही नहीं है, ना कोई हेल्प करने को तैयार है, ना कोई सीधा हेल्प करने को तैयार है। और वन साइड गोल्ड ETF यूएसए में बाइंग हो रहा है, जितनी भी चांदी वहां पर लैंड होती है तो ETF के अंदर बाइंग हो जाती है। जैसे 200 टन पहुंची, 250 टन पहुंची, 100 टन पहुंची, गोल्ड जैसे पहुंचा, तो वैसे यूनिट क्रिएट होते ही बहुत सी बिक जाती है। तो आप डॉलर प्राइस देखोगे कॉमर्स के साथ में एक्सपोर्ट को लिंक करोगे तो निकल का गोल्ड हाजिर गोल्ड से $25 ऊपर चल रहा है। तो इसमें अभी की तेजी फुल तेजी है, इसमें कुछ भी नहीं कह सकता है कि $2,200 की गोल्ड हो जाए। चांदी के मैंने पहले कहा था कि $20 जैसे क्रॉस होती है तो फिर $1-1, $10 रोज चलेगी। इन लेवल पर भी अपने क्लाइंट्स को सोना चांदी खरीदने की राय दे रहे हैं या पहले जो दी वही होल्ड करें? मैं देखिए गोल्ड तो बेचना, जब आप मेरा तो एक ही फंडा रहता है कि आपको अगर पैसे की जरूरत है, अगर आपको 10,000 की जरूरत है तो आप 10,000 का सोना बेचिए। जब आपको जरूरत नहीं तो बेचने की कोई जरूरत नहीं। आप 100% लिक्विडिटी आप गोल्ड और सिल्वर भी रखिए। और सबसे बेस्ट है कि जैसे आपको सोने की जरूरत है आप बेचिए। दो बार अभी सोने में थोड़ी बहुत मेरे हिसाब से अगर एक बार इकोनॉमी का थोड़ा सा वैक्सीन आ जाती है तो रियल एस्टेट यहाँ से जो निकल के लोग को दूसरा कोई ऑप्शन होगा तो रियल एस्टेट का होगा, बिकॉज प्राइस 30% ड्रॉप डाउन हो जाएगी और यहाँ पे एप्लीकेशन हो गया तो उसको बहुत इजी वे को बाइंग हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से टू वे ट्रेड होगा। लोग चांदी 60,000 के अमाउंट में बहुत तेजी को भी आएंगे इंडिया में। ये है अच्छा जैन साहब हमारे साथ हैं। मैं आप सब लोगों से एक बार ये भी सवाल पूछूंगा कि भाई अब यहाँ पर सोना या चांदी क्या खरीदना चाहिए। उससे पहले जैन साहब ये बताइए कि क्या अब भी आप अपने क्लाइंट्स को कह रहे हैं कि सोना चांदी इस भाव पे खरीदिए, अब नहीं रुक जाइए थोड़ा? क्या आपकी क्या एडवाइस आपके क्लाइंट्स को? देखिए पिछले कुछ दिनों में हमने बहुत एग्रेसिवली सिल्वर को खरीदने की राय दी थी, क्योंकि मैंने जो अभी शुरुआत में गोल्ड सिल्वर रेशियो की बात की थी उस चीज को मैं बहुत सालों से ट्रैक कर रहा हूं और जो कि पूरे हाफ सेंचुरी तक पिछले 40-50 सालों में 57, 58, 62 इस तरीके से चलता था और जो कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी गोल्ड के फेवर में आ गया था। और गोल्ड तो मुझे याद है बंसल जी ने आपके बर्थडे पे जून की 3 तारीख को मंडे मॉर्निंग शो पे एकदम अच्छे से खुल के बोला था कि गोल्ड प्लीज खरीद लीजिए सब कुछ सब लोग। और उसके बाद दिवाली पे हमने गोल्ड और सिल्वर पे बहुत एग्रेसिव बाइंग की राय दी थी और वो उस टाइम पे गोल्ड था 37,700 और सिल्वर था 44,500 और वहां से अच्छा खासा चल चुका है। तो अनिल जी जो आपने सवाल पूछा बहुत सही तरीके से आपने प्लेस किया कि अब डर लगता है, अब खरीदारी फ्रेश खरीदारी की राय जल्दी से नहीं देंगे। इन लेवल्स पे अब रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज बहुत डिफिकल्ट हो गए और गोल्ड हो सकता है कि जहां पे भी वैक्सीन वगैरह निकले और सेफ हेवन अपील थोड़ी कम हो तो गोल्ड नीचे भी आ सकता है। सिल्वर चूंकि कॉपर वगैरह बेस मेटल्स वगैरह सब चल रहे हैं, डॉलर इंडेक्स की जब बात हुई और दूसरे एसेट क्लासेस जब अनअट्रैक्टिव हो जाते हैं तो सर्टेनली यहां पे भी वो आते और इंडस्ट्रियल डिमांड की वजह से भी चलता है। तो मेरे हिसाब से अब बने रहने में ही वो है। बाकी जो मैंने शुरुआत में कहा था कि अब अननेसेसरली शॉर्ट करने की हिम्मत ना करें सिल्वर में अभी भी, क्योंकि सिल्वर की चाल जो है वो कंट्रोल में आते हैं और शॉर्ट सेलर्स को जबरदस्त ट्रैप में लेने के लिए ये बैंक निफ्टी की तरह अनिल जी गोल्ड और सिल्वर को कंपेयर करें तो अपने निफ्टी और बैंक निफ्टी ले नहीं पाए ना जैन साहब। ये है ना, ये कमोडिटी मार्केट में भी बहुत बड़ी बीमारी है लोगों के, जो खरीद नहीं पाए ना उनको ये लगता है कि शॉर्ट कर दें। एक तो ये प्रॉब्लम है, अरे भाई तेजी मिस हो गई तुम्हारा क्या लेके गई, शॉर्ट को करना। दूसरी बात इक्विटी मार्केट में तो क्या है, सबको लगता है कि चलो जैन साहब से 2 स्टॉक पूछ लें, ज्यादा समझदार हैं, या बंसल जी, कुणाल जी या वागले साहब हमें समझदार हैं इक्विटी के मामले। सोने चांदी के केस में तो हिंदुस्तान का हर आदमी समझता मैं एक्सपर्ट हूं, क्योंकि मैंने जिंदगी में बचपन से सोना चांदी देखा हुआ है, मुझे सब मालूम है। तो उसमें जो ओवर कॉन्फिडेंस में नुकसान करते ना वो पूछो मत। तो ये ओवर कॉन्फिडेंस ना आए ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। उससे पहले मेहता साहब हमारे साथ हैं, इब्जा के सेक्रेटरी। मेहता साहब ये बताइए, ये जो सोना जो हम इंपोर्ट करते हैं बाहर से मंगवाते हैं, ये तेजी भी सोने और चांदी की इंपोर्टेड है क्या हमारे अपने भी रीजन है इसके बढ़ने के पीछे? नहीं सर, ये तो बिल्कुल इंटरनेशनल रीजन है। इंडिया में तो आप देखेंगे कि उल्टा डॉलर का प्राइस 77 रुपए से हमारा रुपी स्ट्रांग हुआ है और अभी 74.5 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो ये इंटरनेशनल तेजी है। हिंदुस्तान के मुकाबले यदि 77 रुपए का भाव होता तो सोना मेरे ख्याल से 52,000 के आसपास होता। तो बिल्कुल ये इंटरनेशनल तेजी है। ETF में जबरदस्त बाइंग हो रही है। हालांकि ज्वेलरी की डिमांड बिल्कुल भी भारत जैसे देशों में सिर्फ 20% तक ही रह गई है लॉकडाउन के बाद। तो लोग डिजिटल प्रोडक्ट्स में और उस तरह के प्रोडक्ट्स में ज्यादा निवेश कर रहे हैं, सोवरिन गोल्ड बॉन्ड में निवेश कर रहे हैं।
तो सबको एक तेजी का माहौल लगता है। लेकिन मैं जैन साहब की बात पे बिल्कुल सहमत हूँ कि इस लेवल के ऊपर इसको खरीदना में कोई रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ज्यादा नहीं होगा। लेकिन बिल्कुल मैं राकेश जी की भी बात से भी सहमत हूँ कि चांदी इस भाव में ज्यादा बेहतर रिटर्न दे सकती है। देखो, राकेश जी की बात से आप ज्यादा सहमत मत हो, वो ठीक है, क्योंकि राकेश जी का तो क्या मूड बहुत जल्दी जल्दी बदलता है, कभी सोने की तरफ चले जाता है, कभी चांदी की तरफ चले जाता है। इनके तो जो है ना चार्ट्स में है ना रोज मामला बनता बिगड़ता रहता है। लेकिन हाँ, एक बार चार्ट्स में जरा चेक ले लो सुमित जी से भी। सुमित जी, सोना चांदी दिखाइए चार्ट्स। कल जो आपने क्लोजिंग वाले शो में कहा, मजा आ गया। 3:30 बजे जो आपने बोला कि चांदी भागने को तैयार है, अब 3:30 नहीं बजे, कल से आज 24 घंटे नहीं हुए, देखो क्या कमाल हो गया। बताए सुमित जी। अनिल जी, बहुत बड़ी तेजी है गोल्ड और सिल्वर दोनों में, चाहे सोना ले लो चाहे चांदी ले लो, दोनों ही लो, लेकिन लो। अभी गोल्ड की अगर बात करें, 1 सितंबर 2011 को $1920 का हाई लगा था। 1 सितंबर 2011 $1920 का हाई लगा था। अब 2020 में ये $1920 का हाई टूटेगा और उसके ऊपर के लेवल देखने को मिलेंगे। अभी 1850 के आसपास कॉमेक्स ट्रेड कर रहा है। जिस तरह का मोमेंटम सोना चांदी में बना हुआ है, ये लेवल ब्रेक होंगे ऊपर के, और 2011 के जो हाई बने थे सोने चांदी में, वो इस बार टूटने चाहिए और नए हाई बनने चाहिए। यानी गोल्ड में आप तैयार रहे 52 से लेकर 54,000 रुपए तक के लिए, और चांदी में 75,000 तक के लेवल के लिए तैयार रहिए। चांदी में 75,000 और सोने में क्या बताया? 1 मिनट सुमित जी वापस बोलो। अनिल जी, यहाँ से करीब करीब $70 की तेजी मिनिमम आनी चाहिए। तो आप मान के चले 2,000 रुपया मिनिमम और 4,000 रुपया ऊपर और भी ऊपर तक जा सकता है। यानी 52,000 रुपए से लेके 54,000 रुपए तक के लेवल गोल्ड के अंदर देखने को मिल सकते हैं। 54,000 गोल्ड, 2 से 4,000 गोल्ड और इधर 15,000 चांदी में। अच्छा, तो फिर तो बंसल जी ठीक ही कह रहे हैं, चांदी खरीदे, वो ज्यादा ठीक है, आइडिया ठीक है। बंसल जी, आपका आइडिया अप्रूव हुआ है चांदी वाला, वो ठीक लग रहा है। अच्छा, एक चीज, एक जो बात अभी है ना, कोठारी साहब कह रहे थे भाई कि कारोबार पर बड़ा असर पड़ेगा, तो हमने सोचा कि भाई कारोबार पर कितना असर पड़ेगा ये सीधा समझ लेते हैं। तो आप मुंबई में अगर आप रहते तो आपने एक नाम सुना होगा, वामन हरी पेठे। अच्छा, एक चीज जरा हमारे साथ है ना, हमारे कमोडिटी एडिटर बैठे हैं मृत्युंजय भी। मृत्युंजय रोज कमोडिटी के शो करते हैं गोल्ड सिल्वर में। मृत्युंजय, आज है ना आप आराम करिए, जरा देखिए कि हम एंकरिंग बराबर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं गोल्ड सिल्वर के मामले में। तो आज है ना ये सारा इंटरव्यू जरा हमको करने दीजिए, हम देखते हैं। तो हमारे साथ है ना वामन हरी पेठे के है ना डायरेक्टर है आदित्य पेठे साहब। बड़ी पुरानी संस्था है, बड़ी पुरानी ये पेठी है जिसको कह सकते हैं, और बड़ी रेप्यूटेड फर्म है मुंबई में ज्वेलरी बिजनेस करने वाली। तो आदित्य साहब, स्वागत है आपका। पहले तो आपको भी बहुत बहुत बधाई। जो 50,000 का दाम हुआ है सोने का, 60,000 का चांदी का हुआ है। आपके कस्टमर्स तो खुश होंगे जिन्होंने अब तक आपसे खरीदारी की है। ये बताइए, लेकिन अब आगे चलते क्या वाकई में बिजनेस कम होने वाला है, ये दाम बढ़ गए उसकी वजह से? नहीं, मेरे हिसाब से देखिए, बिजनेस जो अभी फिलहाल 2-3 महीने से जो स्लैक है वो प्राइमरीली बिकॉज ऑफ ये लॉकडाउन वगैरह इसके वजह से है, बराबर है। और सोने और चांदी के दाम बढ़ रहे हैं, तो क्या होता है कि लोगों को इनिशियली जब प्राइस बढ़ता है तो थोड़ा सा रेजिस्टेंस लोगों का होता है, लेकिन उसके बाद लोग लेते हैं। लेकिन अभी लास्ट 2 या 6 महीने से अगर आप देखेंगे तो सोना में ही रिटर्न आ रहा है। इसलिए मेरे हिसाब से कि जब ये सब बराबर खुलेगा, बॉम्बे में अभी भी टोटली सब ओपन नहीं है ना, और कंज्यूमर्स बाहर नहीं निकल रहे, लेकिन प्राइस ज्यादा है इसलिए लोग खरीदी नहीं करेंगे ऐसा मेरे को नहीं लगता है। ऑन द कॉन्ट्ररी मेरे को याद है कि जब जैसे आपने किसी ने अभी पैनलिस्ट ने बोला कि 70,000 एक बार चांदी हुआ था, तब हमारे दुकानों में चांदी लेने के लिए लाइन लगी थी। तो मेरे हिसाब से लोग और खरीदी करेंगे, क्योंकि एक साइकोलॉजी होती है कि किसी को भी बस यू डोंट वांट टू मिस द बस, राइट। तो इफ मेटल्स आर मूविंग अप, मेरे हिसाब से अभी बहुत अच्छी गिराकी भी होगी। अभी शायद 1-2 महीना ये लॉकडाउन चल रहा है अभी भी, इसलिए नहीं, लेकिन टुवर्ड्स दिवाली बहुत अच्छी गिराकी निकलेगी ऐसा मेरे को लगता है। और लोग लेंगे और प्राइस बढ़ेगा तो ज्यादा लेंगे मेरे हिसाब से। अरे वाह, ये हुई ना बात, मतलब ये कॉन्फिडेंस है कि बढ़ेगा दाम तो और खरीदारी करेंगे। ये तो बात सही है। जैन साहब, ऐसा ही होता है ना हमेशा कि जिस एसेट क्लास में तेजी होती है वही इन्वेस्टर भी जाता है कि भाई जहां तेजी नहीं, जो चल ही नहीं रहा उसमें पैसा लगा के क्या करूं। तो क्या उस हिसाब से आपको लगता है कि सोना चांदी और तेज होंगे? तेज तो हो सकता है अनिल जी। हमने भी अभी जैसे ही शो किया आपने वो की, तो मैंने भी टेक्निकल लेवल्स निकाले, तो मुझे लगता है कि 51,200 52,000 के लेवल्स दिखा सकता है। और चांदी भी एक बार 63 से 65,000 जा सकता है। और जो सुमित जी ने कहा कि
ठीक है, जो पुराने लेवल सितंबर 11 के बता रहे थे वैसे लेवल्स भी जा सकते हैं, बट फिर देखना होगा कि डॉलर और रुपये का एक्सचेंज रेट भी किस तरीके से होता है। और मुझे ऐसा, और आप सही कह रहे हैं कि जब भी ऐसे टाइप का माहौल बनता है, और जो अभी आदित्य जी ने भी कहा, तो लोग वाकई में भागते हैं कि भाई कहीं अब सिल्वर, क्योंकि कल भी देखिए शाम को ऐसे फोन्स आने लगे थे और कई हाउसवाइफ्स के भी फोन्स आते हैं, रिलेटिव्स जो भी होती है हमारी, कि चांदी खरीद लेंगे, चांदी खरीद लेंगे, सोना खरीद लेंगे। लोग खरीदे भी हैं और भारत में तो सबसे बढ़िया बात है खरीदते। और इस बार इंपोर्ट भी बहुत कम हुआ है इंडिया में, और अब आने वाले दिनों में जो अभी खरीदी नहीं हुई है वो खरीदेंगे जरूर। और अभी ओवरऑल शादी की डिमांड और ये सब चीज वापस से आएगी तो दिवाली के टाइम पे तेजी बन सकती है। तो मेरे हिसाब से मद्दी में नहीं बैठना चाहिए। बाकी मैंने एक चीज कही थी, गॉड, GOD, गॉड में इन्वेस्ट करें। गॉड का मतलब है गोल्ड, G फॉर गोल्ड, O मतलब ऑनलाइन, ये जो कोविड काल की वजह से, और D फॉर डिपॉजिट्स। और गोल्ड का जो रेशियो है, लोग बाग इस कोविड काल के बाद अपने पोर्टफोलियो में रेशियोज बढ़ाएंगे। हम जैसे जो भी सजेस्ट करते हैं क्लाइंट्स को भी, कि जो 5% 10% था, लोग बाग 15% तक शायद गोल्ड का अपने उसमें पोर्टफोलियो में रखेंगे। और पेपर गोल्ड की जो पॉपुलैरिटी आई है, ETFs बने हैं, फिर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स है, इन सब की बहुत जबरदस्त डिमांड बढ़ी है। मुझे साहब एक मिनट, जी मतलब गोल्ड, O और D क्या है, दोनों बताएं। G और D, गोल्ड पूरा फुल फॉर्म है, G तो गोल्ड हो गया, O और D क्या है? गोल्ड यही है। O मतलब ऑनलाइन एंड IT बिजनेसेस, ऑनलाइन जो अपने कारोबार को ऑनलाइन कीजिए, अपने आप को ऑनलाइन कीजिए। तो ये वर्क फ्रॉम होम और ये जो कल्चर चला, और आगे भी आने वाले दिनों में लोग इसकी बहुत अहमियत बढ़ गई है, और हर कंपनियां बहुत एग्रेसिवली अपने आप को ऑनलाइन की तरफ अग्रसर कर रही है। और D फॉर डिपॉजिट्स और डिविडेंड्स। कई बार ऐसा होता है अनिल जी, डिविडेंड डील्स या फिर ये जो फिक्सेड रेंटल इनकम, डिविडेंड इनकम, इन सबको भी आदमी और एग्रेसिवली अपने पोर्टफोलियो में और इनकम प्रोफाइल में ऐड करने की कोशिश करेगा। तो ये मैं पिछले 3 मतलब अप्रैल 18 तारीख को मैंने एक वेबिनार किया था, वहां से ये मैं गॉड की बात कर रहा हूं हमेशा से। जी जी, ओके। तो अच्छा हुआ अब आपने जाके है ना, मतलब ये बताया, तो ओहो, हम तो वो गॉड का मतलब भगवान ही समझते, तब से भगवान का नाम ही ले रहे हैं जैन साहब। अब पता चला ये सब तीनों चीजें लेनी है। अच्छा, सिल्वर पर एक विशेष टिप्पणी आपके लिए हमारे बंसल जी की तरफ से। बंसल जी बताइए। देखिए अनिल जी, डिस्क्लेमर है, एक तो सिल्वर अनिल जी कल लिया है हमने, अनिल जी अपने लिए लिया है, मैंने अपनी मदर के अकाउंट में लिया है, उनको भी इन्वॉल्व करा है थोड़ा सा लॉकडाउन में बिजी रखने के लिए। और अनिल जी इसमें जो पैटर्न बना है, उसमें पैटर्न बना है KBKK पैटर्न बना है अनिल जी, जो किसी ने नहीं सुना है। इसका मतलब है कुछ बड़ा कमाल करेगा अनिल जी। बड़े चार्ट पर एक बड़ा ब्रेकआउट है, 70,000 से पहले सिल्वर रुकेगा नहीं। और पुरानी जमाने में जब विलन काउंटिंग करता था तो 10 या 5 से शुरू होती थी उल्टी काउंटिंग, तो उल्टी गिनती में 70,000 के भाव यहां देखने को मिलेंगे। और अनिल जी 70,000 के भाव आने पर दोबारा से कह रहा हूं अनिल जी, बड़ा वाला सिक्का रिजर्व करूंगा आपके लिए, मृत्युंजय के लिए और दीपांशु के लिए। भैया आपने हमको काम पे लगा दिया, एक बड़े सिक्के के चक्कर में आपने हमको 70,000 तक के हम आपके लिए माला फेरते रहे बैठ के। लेकिन एक चीज बता दूं बंसल जी, अगर अब चांदी 70,000 होगी और आपके पैसे बनेंगे तो इस वजह से नहीं बनेंगे। आपने उसका चार्ट देखा, और कौन सा KBKK, कौन सा पैटर्न बताया? KBKK है? KBKK अनिल जी कुछ बड़ा कमाल करेगा अनिल जी, इस तरीके का ब्रेकआउट है KBKK पैटर्न अनिल जी, मेरा ही आजाद किया हुआ पैटर्न है ये। वो आप तो है ना बिल्कुल, वो शॉर्ट फॉर्म में, एक तो आपकी शक्ल भी उनसे सुनील ग्रोवर से मिलती है जो कपिल शर्मा के शो में आते हैं, डॉक्टर मशहूर गुलाटी, और आप उन्हीं की तरह के शॉर्ट फॉर्म भी बता रहे KBKK। लेकिन अब मैं बता दूं आपको, तेजी जो बनेगी ना बंसल जी, वो तेजी बनेगी इस वजह से कि आपने अपनी माताजी के नाम पे चांदी खरीदी है, तो क्रेडिट जाएगी आपकी माताजी को, आपके चार्ज को नहीं। ये लिख के रख लीजिएगा, ध्यान रखिएगा, ओके। लेकिन अब 70,000 के टारगेट आ रहे हैं, उसके साथ साथ है ना, आज है ना, अभी थोड़ी देर पहले हमारे कुणाल जी ने भी टाइटन पर खरीदारी की राय दी थी। तो कुणाल जी जरा टाइटन का भी अपडेट देते, क्या टाइटन भी भागने वाला है? अनिल जी देखिए, मुझे काफी अच्छा चार्ट लग रहा है। हालांकि देखिए गोल्ड सिल्वर की कीमतें बढ़ रही हैं, तो पता नहीं कितनी डिमांड बनेगी, लेकिन जिस तरह का ब्रेकआउट चार्ट पर आ रहा है अनिल जी, मुझे लगता है कि यहां पर आपको एक बड़ी तेजी देखने को मिलेगी। 1100-1110 तक के लेवल्स टाइटन में आते हुए दिखेंगे। तो मौजूदा स्तरों पर अगर आप गोल्ड सिल्वर नहीं खरीद पा रहे हैं, दाम देखकर डर लग रहा है, तो कम से कम टाइटन जरूर खरीद लें। मुझे लगता है कि यहां पर बाय करें, 1025 का स्टॉप लॉस रख लें ऊपर। मुझे लगता है कि इसमें 1100 तक की जगह है।
बंसल जी पहले से ना ये दर्शकों के मैसेज आने लगे, अनिल जी पहले राकेश जी से पहले वाला गोल्ड कॉइन तो ले लो, आगे की और बुकिंग होती जा रही, पुराना तो आया नहीं, पुराना उधार बाकी है, तो नया मांगने के पहले पुराना उधार चुका है। बंसल जी आपके लिए राय, लेकिन एक राय अभी मेहता साहब कभी कभी पकड़ में आते हैं, आजकल लॉकडाउन में तो बिल्कुल ही नहीं आते हैं, तो मेहता साहब लाइन पर हैं, तो मैं मेहता साहब से सवाल पूछ रहा हूं, उसके बाद आप सब लोगों को, वागले साहब जरा आप भी एकदम अलर्ट हो जाइए, और सुमित जी और राजेश जी वगैरह सब लोग अलर्ट हो जाइए। आप सबसे सिर्फ एक एक सवाल, सबसे एक ही सवाल है, आप क्या सोना खरीदेंगे इस वक्त, चांदी खरीदेंगे या नोटा? कुछ नहीं, ये तीनों ऑप्शन है आपके पास में, तो मैं आप सब लोगों के पास में आ रहा हूं, इंक्लूडिंग मृत्युंजय, दीप, सबको इसका जवाब देना है, ठीक है ना? तो इससे पहले मेहता साहब आपसे पर्सनल एडवाइस, मैं तो रह गया सोना चांदी खरीदा नहीं, अभी खरीद लूं? सर चांदी बिल्कुल खरीद लीजिए। सुमित जी ने जो एक फिगर बताया था कि 2011 में सोना $1920 के आसपास गया था, तो मैं आपको बता दूं 2011 में चांदी $48 के आसपास गई थी, जो आज सिर्फ $22 ही है। मतलब सोने में यहाँ से मुश्किल से 3 या 4% की बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन चांदी में अभी भी चांस है कि मोर देन 100% बढ़ोतरी हो सकती है। और जो गोल्ड सिल्वर रेशियो है, जो नॉर्मली 65 के आसपास रहता है, वो मार्च के महीने में 124 हो गया था, अब वो करेक्ट होके 85 तक आया है। तो मुझे लगता है कि चांदी 29 से $30 कभी भी दिखा सकती है, तो मेरी एडवाइस है कि आप चांदी जरूर खरीदें। ओके, अब मेरा रैपिड फायर है, तो मेहता साहब ने तो जवाब दे दिया चांदी, क्योंकि मेरे को पर्सनली एडवाइस लेनी थी, मैंने डिटेल में ले ली। अब है ना आप सब लोगों के लिए रैपिड फायर, सोना चांदी नोटा। चलिए शुरुआत कीजिए, वागले साहब क्या खरीदेंगे, सोना चांदी या कुछ नहीं? अनिल जी नोटा। नोटा, ओके। बंसल जी आपका तो चांदी है? बिल्कुल अनिल जी, चांदी चांदी और चांदी। ओके, वाह, लगता है बहुत पिक्चर देखी है आपने वो वाली, डर्टी पिक्चर, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट, 3 बार वहां से सब लोग सीखे हैं। ओके, कुणाल जी। अनिल जी चांदी खरीदेंगे, चांदी ज्यादा काम आती है अनिल जी मेरे, तो मेरे सोना काम नहीं आता, इसीलिए चांदी खरीदेंगे। ब्रेकआउट भी आता हुआ दिख रहा है, तो बिल्कुल मैं सबके साथ सहमत हूं। 70,000 का लेवल सबने सुझाया है, मुझे भी लगता है अनिल जी 70,000 के लेवल आएंगे। जैन साहब बिल्कुल चांदी लेंगे, और हम हमारे क्लाइंट्स को दिवाली पे हमेशा गोल्ड कॉइन्स देते हैं पिछले 8 साल से। तो जो भी हमारे कुछ रिलेटिव्स होते हैं या वो होते हैं, गिफ्ट में इधर उधर की चीजें नहीं देके चांदी देने की कोशिश करें, और चांदी पे के साथ ही जाऊंगा। तो मुझे लगता है रेशियो काफी चांदी के फेवर में आएगा। ओके, मृत्युंजय सोना चांदी नोटा। सर गोल्ड सिल्वर में ट्रेडिंग को इस वक्त इस भाव पर नो, इन्वेस्टमेंट को यस। ओके, ट्रेडिंग को नो, इन्वेस्टमेंट को यस, क्या बात है। सुमित जी आपका भी चांदी? अनिल जी 101% खरीदना है, गोल्ड दोनों मैंने खरीदा हुआ भी है, और यहाँ से मेरे को तो बहुत बढ़िया तेजी लगती है, तो दोनों में खरीदारी करनी है, गोल्ड भी और सिल्वर भी। हाँ, ऊपर से तो मैं आपको बधाई दे रहा हूँ, अंदर से थोड़ी सी जलन भी हो रही है। सुमित जी आपने बहुत पहले से नीचे से खरीदा हुआ, तो थोड़ी हमको होती है एक्चुअली, थोड़ी ऐसी फीलिंग आ जाती है, लेकिन आपको ऊपर ऊपर बहुत बहुत बधाई सुमित जी है, आप बढ़ते रहे, हमारे भी खरीदने के बाद बढ़ेंगे तो बड़ा मजा आएगा। अच्छा राजेश जी बताइए आप क्या करेंगे? नहीं जी, सिल्वर खरीदेंगे करंट लेवल से। सिल्वर में यहाँ से काफी अच्छी मोमेंटम यहाँ से देखने को मिलेगा, तो सिल्वर यहाँ से बाय करेंगे। 75,000 के टारगेट बिल्कुल आना चाहिए। ना दीप पहले से स्माइल करना शुरू कर चुके हैं, दीप को पता चल गया अब मेरा ही नंबर बजा है। दीप बताइए, आप भी बताइए आप क्या खरीदने वाले? अनिल जी खरीदेंगे नहीं, गिफ्ट लेंगे, वो भी बंसल जी से, और उन्होंने कॉइन प्रॉमिस करा है। कॉइन की जगह उन्हें एक इंगॉट देना पड़ेगा सिल्वर का, जो कि 3 किलो का होता है, तो 3 किलो का एक इंगॉट बंसल जी की तरफ से। 3 किलो की इसके मृत्युंजय, 3 किलो चांदी की कॉस्ट कितनी आएगी? 1.5 लाख रुपए ना? अभी 60,000 भाव है, तो 1,80,000। 1,80,000 सर इस भाव पे, 1,80,000। बंसल जी इतना महंगा गिफ्ट आज तक आपने कभी किसी को दिया है, या पहला मुझे और दीप को ही देंगे? अनिल जी ऑडियो नहीं आ रहा है, ऑडियो डिस्कनेक्ट हो गया है। चलिए, तो ये थी हमारी सोने और चांदी पे। दीप ज्यादा उम्मीदें मत रखिए,
बस मैं और दीप हम दोनों ने ये बनाया, फाइनल मन बनाया, हम कुछ भी नहीं खरीदेंगे, हम सिर्फ आप सब लोगों से गिफ्ट लेंगे, सोना चांदी में जो भी आप कोइन देना चाहें, जैसा भी देना चाहें, हम ऐसा कोई मतलब जो आप देंगे हम उसी में खुश है। तो बिल्कुल चलिए इस खास चर्चा में, चलिए सोने चांदी ने ऐतिहासिक स्तर छुआ है तो हमने कहा चलिए थोड़ी खुशी मनाई जाए, थोड़ा एंजॉय किया जाए और थोड़े इस मोमेंट को सेलिब्रेट किया जाए। जिंदगी यही तो है, चलिए सेलिब्रेट करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मेहता साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मृत्युंजय, अच्छा हाँ मैं सबका शुक्रिया कर, मृत्युंजय ठीक था ना शो? तो हाँ सर, एक चीज मैं जोड़ना चाह रहा हूं अभी कि अभी देखिए ठीक 11 बजे के आसपास 50,000 का लेवल गोल्ड का मार्केट ने टच किया, तो हमारे साथ 10-24 कैरेट एक्सपर्ट यहां पर मौजूद थे। मतलब गोल्ड पर इतनी बड़ी और इतनी तेज कवरेज आपको कहीं दिखी नहीं होगी। गोल्ड 50,000 के स्तर पे गया, 10 एक्सपर्ट अभी आपको 7 एक्सपर्ट अभी भी विंडो में दिख रहे हैं, 3 एक्सपर्ट हमारे फोन पे थे, ये 24 कैरेट एक्सपर्ट हैं। अगर उसमें हम लोग भी थोड़ा ऐड कर लें तो समझिए कि 13 एक्सपर्ट इस वक्त अभी उनकी राय आप सुन रहे थे गोल्ड के ऊपर कि गोल्ड में क्या होगा। लेकिन ये चर्चा अभी खत्म हुई नहीं है। आज पूरे दिन जी बिजनेस पर गोल्डन डे मनाया जाएगा। 11:30 बजे बड़ा पैनल हमारे साथ और जुड़ रहा है। तो आज पूरे दिन गोल्ड को लेकर जितनी भी क्वेरी है आपके सामने, जो भी आपको जिज्ञासा है गोल्ड को लेकर जानने की, वो सारी जिज्ञासा आपकी दूर होगी आज जी बिजनेस पर। तो आपको जाना नहीं है। अभी हमारे ये एक्सपर्ट थोड़े बदलेंगे, लेकिन दर्शक नहीं बदलेंगे, दर्शक हमारे साथ बने रहेंगे। हाँ, लेकिन उससे पहले देखिए हमारा शो भले 11 से 11:30 हो गया हो, लेकिन हमारा जो रोज का सिस्टम है और जो रोज की हमारी परिपाटी है, प्रथा है, रीति रिवाज है हमारे, वो है देश के प्रति सम्मान के, वो हम नहीं। अच्छा, इस बीच 61,150 के ऊपर निकल गई चांदी। माय गॉड, ये तो जिस हिसाब से सब आप लोग बुलिश हो रहे हो, ये तो भागते ही जा रहा है भाई। और नया रिकॉर्ड सोने ने बनाया 50,083 का, क्या बात है, गजब। तो चलिए ये सोने चांदी की स्पेशल कवरेज मृत्युंजय के साथ और आगे बढ़ेगी, लेकिन फिलहाल हम सबको इजाजत दीजिए। आप सब लोगों से निवेदन है, आप सब लोग अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। हम देश के प्रति सम्मान के साथ इस शो का समापन करेंगे। सब मिलकर कहेंगे जय हिंद।